नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फैक्ट्री के अंदर। अपने जो है रक्त की संरचना के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपने बात कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अपने पता था कि ल्यूकोसाइट्स जो है मेनली दो प्रकार की होती है। पहली है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जिनको अपने कणिकाणु के नाम से जानते हैं, जबकि जो एग्रेन्युलोसाइट्स है उन्हें हम अकणिकाणु के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपने पढ़ा था कि ग्रेन्युलोसाइट्स को तीन भागों के अंदर बांटा जाता है। पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है इयोसिनोफिल्स और तीसरी है बेसोफिल्स। अगर इन तीनों की बात करें तो जो न्यूट्रोफिल्स है उसकी संख्या रक्त में सर्वाधिक होती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रोफिल्स जिसकी रक्त में संख्या सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार अगर बेसोफिल्स की बात करें तो इसकी संख्या जो है वो रक्त में सबसे कम होती है। तीन प्रकार की है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इधर अपने बात की थी एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर या अकणिकाणुओं के अंदर, जिसे अपने दो भागों में बांटा था, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को दो भागों में बांट दिया था आगे, बी सेल और टी सेल, या इसे अपने बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में भी कह सकते हैं। आज अपने बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के कार्यों के बारे में। आज का अपना टॉपिक है लिम्फोसाइट्स के कार्य। जितनी भी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो किस तरीके से, उनका क्या क्या कार्य है, इस पर बात करते हैं। तो जो सबसे पहली है न्यूट्रोफिल्स और दूसरी मोनोसाइट्स, इन दोनों को सम्मिलित रूप से भक्षण कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है, या भक्षणकारी कोशिकाएं इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहर से जो भी सूक्ष्म जीव आते हैं उनको समाप्त करने का काम करती है। मुख्य रूप से हमारे भक्षणकारी तंत्र का निर्माण करती है। तो जहां पर भी आपको भक्षण कोशिका जैसा नाम आए तो आपके दिमाग में दो प्रकार की कोशिकाएं आनी चाहिए। पहली न्यूट्रोफिल्स और दूसरी मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स भक्षणकारी कोशिकाएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को समाप्त करती है, बाहर से आने वाले। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं अपनी पढ़ते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मुख्य रूप से तीन पदार्थों का स्रावण करती है। पहला है हिस्टामिन, दूसरा है सीरोटोनिन और तीसरा है हिपेरिन। पहला तो ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि बेसोफिल्स के द्वारा कौन कौन से पदार्थों का स्रावण किया जाता है। दोबारा बोलते हैं, बेसोफिल्स तीन पदार्थों का स्रावण करती है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन जो है वो एलर्जी होने पर इनकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ये एलर्जी के सूचक हैं। हिस्टामिन, हमारे को किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो एलर्जी होने पर हिस्टामिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। हिपेरिन जो है इसकी खास बात यह है कि ये प्रतिस्कंदक है, अर्थात ये रक्त को जमने से रोकता है। और ये तीनों प्रकार के जो पदार्थ हैं ये शोधकारी क्रियाओं में भाग लेते हैं। इन तीनों का काम है शोधकारी क्रियाओं में भाग लेना, अर्थात सूजन से संबंधित क्रियाओं में भाग लेना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट कोशिका की, जिसका नाम है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स की बात करें तो ये संक्रमण से बचाव का इसका मुख्य कार्य है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ये याद रखना है, ये एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होती है। एलर्जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं, एलर्जी के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो इयोसिनोफिल्स ही देती है। पीछे अपने बात की एलर्जी से संबंधित कि एलर्जी होने पर हिस्टामिन की मात्रा बढ़ती है, जबकि दूसरी बात यहां पर है कि एलर्जी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित कौन सी कोशिकाएं होती है, तो वो होती है इयोसिनोफिल्स। लास्ट प्रकार की कोशिका है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में अपने बात की थी कि लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है। पहली होती है बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है टी सेल या टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो मुख्य रूप से तरल प्रतिरक्षा
में भाग लेती है या तरल प्रतिरक्षा का निर्माण करती है, जिसे अपने ह्यूमोरल इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। अगर तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल इम्यूनिटी पूछी जाए तो उसका उत्तर है बी सेल। जबकि अगर अपने टी सेल की बात करें तो ये कोशिका माध्यक प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी है। दोबारा बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, एक है बी सेल और दूसरी है टी सेल। बी सेल तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि टी सेल कोशिका माध्यक प्रतिरक्षा या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं रक्त की तीसरे प्रकार की कोशिका के बारे में। पहली अपने बात की थी इरिथ्रोसाइट्स, दूसरी अपने बात की थी ल्यूकोसाइट्स। अब अपने तीसरे प्रकार की कोशिका की बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें प्लेटलेट्स या पट्टिकाणुओं के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स की अगर अपने बात करें तो इनकी मुख्य बात यह है कि ये मेगाकैरियोसाइट्स कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। दोबारा सुनिए, थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो मेगाकैरियोसाइट्स कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। अब ये अपने को दिमाग में ये होना चाहिए कि मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती हैं। तो मेगाकैरियोसाइट्स जो है बोन मेरो की विशेष कोशिकाएं होती हैं। हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला जो बोन मेरो है उसमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं मेगाकैरियोसाइट्स, और इन्हीं मेगाकैरियोसाइट्स के जो टुकड़े होते हैं वो कहलाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। रक्त के अंदर अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है। दोबारा संख्या जो है इनकी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी। अगर इनके कार्यों की बात करें, जो इसका काफी इंपॉर्टेंट कार्य जो है वो ये है कि ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। ब्लड क्लॉटिंग का इनका मुख्य कार्य है। अगर रक्त के अंदर इनकी संख्या में कमी आ जाए तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा या रक्त का थक्का नहीं बनेगा। डेंगू रोग जो है, डेंगू रोग के अंदर इन्हीं प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। अत्यधिक कमी आने से कई बार आंतरिक रक्तस्राव की स्थिति भी बन जाती है। ये अत्यधिक कमी आने से, प्लेटलेट्स की अगर संख्या अत्यधिक कम हो जाए तो कई बार आंतरिक रक्तस्राव भी होता है, जिसे अपने हेमरेज के नाम से जानते हैं, और इसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर अपने बात की थी कि ये रक्त की संरचना अपनी आज यहाँ पे संपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने बात करेंगे रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में। धन्यवाद।